morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So dear students, आज का हमारा वीडियो जो है वो है हिंदी व्याकरण से। हमने ऑलरेडी हिंदी की टेक्स्ट बुक से तो 6 चैप्टर शायद मैंने भी 6 तक फिनिश कर लिए हैं और जो 7 चैप्टर है आपका वो है बचेंद्री पाल वाला जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हिंदी ग्रामर का मैंने PT 1 से पहले आपको उपसर्ग वाला लेसन करवाया था बेटा, तो नया चैप्टर हम शुरू नहीं कर पाए अभी तक। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर शब्द विचार, जो मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैंने आपको वो वाला नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको हिंदी व्याकरण में देखिए 1st, 2nd एंड 3rd संधि तक करवाया था। उसके बाद मैंने आपको डायरेक्टली 5th चैप्टर करवाया था जो कि था उपसर्ग। मैंने 4th चैप्टर जो है वो आपको ड्रॉप करवा दिया था क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, एक्सप्लेन करने वाला है, तो इसको 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम उसको बाद में आराम से पढ़ेंगे। तो आज वही शुरू करने वाले हैं हम हमारा 4th चैप्टर शब्द विचार। और अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा अब हमें हाफ ईयरली के सिलेबस की तरफ बढ़ना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी हमको ग्रामर से भी करना ही पड़ेगा। तो आज का चैप्टर है हमारा जो है 4th चैप्टर शब्द विचार, ठीक है। शब्द देखिए बेटा, शब्द एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी पीछे बहुत बड़ी कहानी मतलब इसकी बहुत सारी डिटेल्स है। इसको जब समझने जाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आगे अपनी क्लास में जाते जाओगे इसको और डिटेल्स में पढ़ते जाओगे। जो आपकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग जितनी डिटेल है वो मैं आज आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो शब्द मैं आपको उससे पहले भी बता देती हूँ कि देखियो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्ण होता है एक छोटा सा, जैसे कि अ एक वर्ण है, लेकिन अ से शब्द नहीं बनता। हमको बहुत सारे वर्ण उसके अंदर मिलाने पड़ेंगे, जैसे अ, ना, र। 3 वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है हमारे पास अनार, ओके। और शब्द उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, एक परफेक्ट अर्थ निकलता हो। जैसे ही हमने अनार, मैंने आपको बोला, आपको अनार का जो है वो पिक्चर जो है आपके दिमाग में है ना, कि एक परफेक्ट वर्ड है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वर्णों के सार्थक समूह, यानी कि जब वर्ण मिलते हैं और उससे एक जब परफेक्ट शब्द बनता है जिसका अर्थ निकलता है तो उसको ही हम एक शब्द कहते हैं। तो परिभाषा भी इसकी यही है कि सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। एक परफेक्ट, एक सही अर्थ देने वाले वर्णों का जो समूह होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। परिभाषा ऑलरेडी आपके लेसन की सबसे स्टार्टिंग लाइन में ही दे रखी है, सबसे ऊपर देखिए, ये रही आपकी शब्द की परिभाषा। अच्छी सी परिभाषा है। अगर कुछ डिफिकल्ट होती है तो मैं उसको सही करवा के अपनी एक ओन लैंग्वेज में आपको परिभाषा दे देती हूँ, बट ये एकदम इजी है और परफेक्ट है। तो आप इसको ही लिखना है सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, ओके। परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम वर्णों के शब्दों के डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, लेसन की लाइन टू लाइन में आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ बेटा, क्योंकि लेसन की लाइन टू लाइन से मतलब नहीं है। आप वही समझोगे जो मैं आपको समझाऊंगी। इसीलिए मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक अच्छे से शब्द को जो है वो डिटेल को समझा पाऊँ और मीन्स एक परफेक्ट जो आपके दिमाग में बैठ पाए वही समझूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा लेसन। देखिए बेटा, शब्द जो है इसको 5 तरह से हमने बांटा है, डिवाइड किया है, पार्टीशन किए हैं। 5 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है? 5 प्रकार से। और वो आपके यहाँ नीचे देखिए, ये यहाँ लेसन के यहाँ नीचे दे रखा है कि शब्दों का वर्गीकरण मतलब उसको बांटना, कि हमने कितने भागों में उसको बांटा है। तो 5 भागों में बांटा है ना। तो ये 5 जो भाग है ना बेटा, इसमें भी बहुत सारे उनके भेद है। तो ये आप एक दिन में तो कवर अप नहीं कर पाओगे, मतलब मैं तो पढ़ा लूँगी लेकिन आप समझ नहीं पाओगे तो उसका कोई फिर मतलब ही नहीं। तो आज हम सिर्फ 2 इसके वर्गीकरण पर ही विचार करेंगे। और ये है पहला जो है, मैंने लिखा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति यानी जो जहाँ से शब्द हमारे उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसका जो स्रोत, हमको जो पुराने इतिहास से हमको जो स्रोत मिले हैं शब्दों के, कि हमको हमारी वेदों से, पुराणों से जो ज्ञात हुआ है हमें कि कैसे हमारे शब्दों का जन्म हुआ है, तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर एक तो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और एक हमने आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये 2 जो है वही हम पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर और इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और एक अर्थ के आधार पर कि भाई इनके अर्थ के आधार पर इनको कैसे बांटा गया है या इनका जन्म कैसे हुआ है, ठीक है। तो एक
बेटा मैं यहाँ पर आपको देखो ये साफ कर देती हूँ डेफिनेशन, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपकी परिभाषा जो ऑलरेडी आपके लेसन की फर्स्ट लाइन में वो दे रखी है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ और ये यहाँ भी रफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए बेटा मैं बता देती हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर मैं शॉर्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, उत्पत्ति, बस ये आप समझ जाना, मैं इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रही हूँ। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर हम पहला जो वर्ड लिखेंगे वो है तत्सम। तत्सम मैं यहाँ बहुत इजी है, आपको एक लाइन में समझा दूँ। दूसरा है आपका तद्भव, बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका देशज, चौथा जो है आपका वो है आपका विदेशी, और पांचवा जो है आपका वो है आपका शंकर शब्द होगा। हाँ बिल्कुल, शंकर शब्द ये शंकर शब्द। देखिए अब यहाँ पर आपको बुक एक साइड में रखिए और मुझे सिर्फ सुनिए, आप एक एक लाइन में ही हम समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए और बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तत्सम शब्द। अब इसको पढ़ते ही आपको तत्सम ऐसा लगे जैसे संस्कृत का वर्ड हो, तत्सम, म पीछे आ गया, तत्सम, तो तत्सम और तद्भव। देखिए ध्यान सुने दोनों शब्द, ये जो है संस्कृत के शब्द, तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो डायरेक्टली बिना कन्वर्ट हुए हमारे हिंदी में आ गए हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषाओं से उठ के सीधे बिना किसी चेंजेस के हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, संस्कृत के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में आए बिना चेंजेस के, बिना परिवर्तन के, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे मैं 2-3 शब्द यहाँ लिख लेती हूँ, देखो अग्नि, ये देखिए यहाँ पर ये आपके लिखे वो भी एग्जाम्पल, वैसे यहाँ पर देखिए अग्नि देख लो। ठीक है, उसके बाद आप चंद्र देख लो, उसके बाद यहाँ पर आप माता पिता, ठीक है, उसके बाद सूर्य देख लो। ठीक है, आदि बहुत सारे वर्ड शब्द हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में भी आ गए हैं। हम इनको पढ़ते ही समझ जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो इनका यूज ऐसे भी होता है और परिवर्तन करके भी होता है, परंतु कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए ये बताया गया है कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जो बिना परिवर्तन के हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। ओके, ये तो है आपके तत्सम शब्द। फिर देखिए तद्भव शब्द। अब ये शब्द तो संस्कृत के थे, लेकिन परिवर्तन होकर फिर हमारी भाषा में आए। जैसे देखिए अग्नि है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, आग। तो इसका पहले मतलब क्या था, अग्नि, लेकिन परिवर्तन होकर हिंदी में क्या बन गया, आग बन गया, है ना। चंद्र तो चांद, ठीक है, इस तरह से सूरज, माता पिता, ठीक है, ये इस तरह से। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, वो है आपके तद्भव। इसकी सिर्फ 2 ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना परिवर्तन के आए हैं, ऐसे के ऐसे सेम उठ के आ गए हैं हिंदी भाषा में, वो तो होते हैं तत्सम शब्द। और जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर फिर हिंदी भाषा में आए हैं, वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, तो आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे रखे, पूरी सारणी दे रखी है। अभी पूरी सारणी तो मैं यहाँ पढ़ने बैठूंगी नहीं, आप प्लीज एक बार इस पर नजर जरूर डालिएगा। इस तरफ तो दे रखे तत्सम शब्द, जैसे देखो मयूर, मयूर जो है एक संस्कृत वाला शब्द है और हिंदी में इसका शब्द क्या बन गया, मोर। तो कभी कभी मयूर आ जाता है, तो आप पहचान पाओगे कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। यानी तो इतना ध्यान रखना है कि संस्कृत वाले शब्द जो है वो तत्सम होते हैं और हिंदी भाषा वाले शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है,
फिर है आपका बेटा देशज। देशज बहुत ईजी है। देशज शब्द मतलब कैसे शब्द, देखिए ऐसे शब्द देखिए जिनका कोई स्रोत नहीं हो, जो मतलब कहाँ से आए हैं हमको कुछ पता नहीं है ना, कहाँ से आए हैं कहाँ से मिले हैं हमको कुछ पता नहीं, कोई उनका सोर्स ही नहीं है, वो होते हैं देशज शब्द। जैसे कि हमारे आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसमें जो शब्द हम बोलते हैं ना, वो होते हैं देशज शब्द। ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें लिखी हुई लाइन नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे वर्ड्स जो हमारी आम भाषा में बोले जाते हैं, है ना, आम भाषा में मतलब हम रोज डेली रूटीन में जो भाषा बोलते हैं ना, उसमें हमने नया ही शब्द बना दिया है, वो किसी बुक में नहीं आता है। तो वो जैसे कि देख लो लोटा, लोटा होता है ना, तो लोटा तो मारवाड़ी वर्ड नहीं है, देशज शब्द है जो हमने हमारी आम बोलचाल की भाषाओं में इंक्लूड कर लिया है। अब जैसे आप तो बोलते हैं नहीं बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन हम आम जो घर में बोलते हैं वो लोटा जरूर बोलते हैं। लोटा होता है, ग्लास होता है ना, तो ग्लास तो आपको पता है इंग्लिश वर्ड भी होता है ग्लास, जो विदेशी वर्ड के अंदर आता है, लेकिन लोटा एक देशज शब्द है। और भी जैसे देखो लकड़ी ले लो, रोटी ले लो। अब रोटी जो है ना, ये हमारा देशज शब्द है, इसको हिंदी में चपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपाती, जो हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, है ना। अब हम अपने देश अपने घर पे मम्मी को तो नहीं बोलते मम्मा एक चपाती लाओ, नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते मम्मा एक रोटी लाओ, है ना। तो रोटी हमारा देशज शब्द है जो हमने बनाया है, ये हमको कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमने खुद बनाया है, इसीलिए ये देशज शब्द है। चपाती जो है वो हिंदी वर्ड है, यानी कि तद्भव वर्ड, ठीक है। और जैसे देख लो टांग, टांग, ये देखो टांग जो है ये भी क्या है, एक देशज वर्ड है। ये जो है बिल्कुल भी तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है, ये जो है आपकी आम बोलचाल की भाषा में आने वाला जो है वो शब्द है टांग, ठीक है। हाँ, अब नहीं कहते आप किसी को, अपने फ्रेंड्स को आसपास बैठे वो आपकी टांग मत अड़ा, मेरी बातों में तो टांग अड़ाना मतलब डिस्टर्ब मत करना। तो टांग जो है ना, ये भी हमने हमारी आम बोलचाल वाली भाषा से ही लाया है ना। तो ये देशज शब्द है, इसका मतलब कि जो हमारी जो ऐसे शब्द जिसका कोई सोर्स नहीं है, हमने खुद डेवलप किए हैं, वो होते हैं देशज शब्द। विदेशी, विदेशी तो आप जानते हैं, अच्छे से जानते हो, कुछ क्या बताने की जरूरत नहीं है। विदेशी शब्द वे होते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, दूसरी लैंग्वेज से फिर हमारे हिंदी में आए हैं। जैसे देखो अभी ग्लास बता दिया मैंने ना, जैसे ग्लास बताया, ये देखो ग्लास मैंने लिख तो दिया। ग्लास क्या होता है? ग्लास का मतलब एक तो कांच को भी ग्लास बोलते हैं, एक हम पानी पीने का जो हमारा ग्लास होता है वो भी ग्लास होता है ना। हमने उसको ग्लास बनाया है, लेकिन वर्ड कौन सा है? अंग्रेजी वर्ड है। और भी देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे यहाँ पे बहुत सारे, देखिए बहुत सारी भाषाओं के एग्जाम्पल दिए हुए, ये देखिए है ना, अंग्रेजी की भाषा के दिए हुए इतने सारे वर्ड्स, टिकट, मोटर, डॉक्टर, स्टॉप, फुटबॉल, टैक्सी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश में भी वही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वही लिखे जाते हैं, वो होते हैं विदेशी शब्द। ओके बेटा, फिर और भी लैंग्वेजेस के हैं, आप एक बार प्लीज इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से भाषाओं के शब्द, कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में लिखे जरूर जाते हैं, लेकिन वो दूसरी भाषाओं से आए हैं, उनको हम कहते हैं विदेशी। विदेशी यानी कि दूसरी भाषाओं से जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आए हैं, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। फिर है आपका संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषाओं से, देखिए ये प्लस का निशान मैंने लगा दिया, जैसे यहाँ पर हिंदी, यहाँ पे अंग्रेजी, ठीक है, या यहाँ पे अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी, कुछ भी ले लो, कुछ भी, यहाँ पे अरबी, यहाँ पे फारसी, यहाँ पे अंग्रेजी, कुछ भी ले लो, दो लैंग्वेज से मिलकर बनता है संकर शब्द। दो लैंग्वेज को मिलकर बनता है संकर शब्द। जैसे एक शब्द का एक ही शब्द बता रही मैं आपको, फिर आप देख लीजिएगा अंदर से और भी एग्जाम्पल। रेल, रेल तो है एक हिंदी शब्द है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ होगा आपको, हाँ बिल्कुल, सॉरी, रेल जो है और गाड़ी, अब रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है, सॉरी, और गाड़ी जो है वो आपका है हिंदी। अब देखो यहाँ पर दे देता है, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी से आया हुआ है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा से आया हुआ है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं से मिलकर क्या बन गया? रेलगाड़ी। अब देखिए बेटा, है ना, आप एक लैंग्वेज की हिंदी की बात करो ना, तो हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, मैं आपको सीरियसली बता देती हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। अब जब आप शुद्ध हिंदी जो है ना वो हम बोल ही नहीं पाते, इवन कि मैं भी ना बोलती हूँ शुद्ध हिंदी, आप भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि शुद्ध हिंदी जो है ना बोलने में बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है। जो
जो कवि लिखते हैं ना वो आपको पता है, हम ट्रांसलेशन भावार्थ उनका करते हैं, मैं समझाती हूँ आपको, तो डिफिकल्ट होती है। जैसे रेलगाड़ी को ले लो, हिंदी शुद्ध हिंदी में लौह पथ गामिनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लोहा पथ गामिनी, यानी लोहे की पटरी पर चलने वाली, लोहे के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी, लोह पथ गामिनी। इसका इतना बड़ा जो है वो वर्ड का नाम होता है रेलगाड़ी का। और तो इसको हमने इन दो भाषाओं से मिलकर एक छोटा वर्ड भी बना दिया है रेलगाड़ी, और हम यही बोलते हैं, है ना, अपनी आम भाषा में रेलगाड़ी। तो शंकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम बोलते हैं शंकर शब्द। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा आपका उत्पत्ति के आधार पर 5 तत्सम संस्कृत वाले शब्द, तद्भव जो संस्कृत से परिवर्तित होकर फिर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द, देशज शब्द जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशी जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, और संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं हम शंकर शब्द कहते हैं। तो आई होप आपको उत्पत्ति के आधार पर तो इतना से समझ में आ गया है ना। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी इजी है, समझ जाओगे आप जल्दी। अब मैं बता रही हूँ आपको अर्थ के आधार पर, ठीक है। इसमें बेटा पहला, ठीक है, अर्थ के आधार पर। इसमें भी बेटा आपको कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 भागों में। बहुत बड़ा है ये, 6 भागों में आपको डिवाइड किया है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला होगा आपका एकार्थ। मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एकार्थी, यानी एक अर्थ। ध्यान से शब्द को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें यूं ही अर्थ निकल जाएगा। एक अर्थ यानी एकार्थी, एक अर्थ वाला, यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है उसको एकार्थी कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है उसको एकार्थी कहते हैं। लाइक फॉर द एग्जाम्पल देखिए, प्रधानमंत्री। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, हम बुक से देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, उसके बाद आपको लिखा हुआ है राष्ट्रपति, उसके बाद दिया हुआ संसद, सम्राट। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो वैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसका एक ही अर्थ होगा। अब सारे एग्जाम्पल्स तो आपके सामने मैं रख नहीं सकती, तो यहाँ पर बुक में भी 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप सिर्फ अपने दिमाग में इतना सेट कर लो कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, तो दूसरा अन्य अर्थ नहीं निकलता, उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बेटा अनेकार्थी। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका अनेकार्थी। देखिए अब इसको भी आप देखो, वर्ड को समझो। अनेक अर्थ, एक अर्थ यानी एक अर्थ वाला, अनेक अर्थ यानी अनेक अर्थ वाला, यानी बहुत सारे अर्थ। ये जस्ट इसका बेटा है ना अपोजिट है, यानी एक अर्थ जिसका निकलता है वो तो होते हैं एकार्थी, और जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं उसको होते हैं अनेकार्थी, है ना। देखिए फॉर द एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है अंक, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है ना। जैसे एक अंक देखो, अब अंक देखो, अंक का मतलब होता है गिनती, यानी कि 10 से एक तो उसकी संख्या, हमारे मैथ में होते हैं ना अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 अंक होते हैं। तो जैसे कि हिंदी में आपको कितने अंक मिले परीक्षा में, तो आप बोलते हो मेरे को 10 में से 10 मिले हैं, 20 में से 20 मिले हैं, तो वो होते हैं डिजिट यानी अंक। एक अंक का मतलब होता है भाग, अंक भाग यानी डिवाइड करते हैं ना, तो उसको 1 अंक 2 अंक 3 ऐसे उसको भी बोलते हैं अंक। तीसरा इसका मतलब नाटक का एक अध्याय, नाटक का अध्याय। मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक नाटक चल रहा है, ठीक है। तो जब नाटक चलता है ना, तो नाटक के बेटा क्या होता है, सीन होते हैं, है ना, सीन। तो एक पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, इस तरह से नाटक चलता है ना। तो इसको सीन को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। पहला अंक, दूसरा अंक, नाटक के अध्याय को, तीसरा अध्याय, तीसरा अंक, इस तरह से। तो अध्याय मतलब जो सीन होते हैं ना, उनको भी अंक कहते हैं, नाटक के अध्यायों को भी हम अंक कह सकते हैं। इस तरह से देखिए शब्द एक है अंक, लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे, 3 अर्थ निकलते हैं। तो इसका ये कौन सा वर्ड हो गया, अनेकार्थी वर्ड हो गया। अब देखिए जैसे कि ये सर का एग्जाम्पल दिया, मैं एक बाल का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि आप सोच रहे हो मैंने बुक से, तो देखिए एक बाल। अब बाल का मतलब देखो, हमारे सिर के बाल होते हैं, तो
सिर के बाल, ओके, यानी हेयर, हेयर, ओके, उसको बालों को बाल बोलते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना बेटा, उसको बाल भी कहते हैं, है ना, बाल स्वरूप, है ना। अब कृष्ण भगवान की मूर्ति ले लो, बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल को बोलते हैं बाल स्वरूप, यानी छोटे बच्चे का जो स्वरूप होता है, यानी छोटा बच्चा जो होता है ना उसको भी हम बाल कहते हैं। तो इसका मतलब कि बाल जो है ना ये भी अनेकार्थी शब्द है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे वर्ड जिसका जो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। तीसरा आपका हो गया बेटा समानार्थी या पर्यायवाची। ये तो बहुत ईजी है, आप रोज ही करते हो, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसको। देखिए तीसरा जो है समानार्थी या पर्यायवाची, एक ही मतलब होता है इनका, यानी समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ वाले। जैसे देखो गाय का लियो, एक गाय के सामने शब्द आता है, फिर आपको हिंदी में ये क्वेश्चन बार बार करते हो बेटा, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि एक ही वर्ड देते हैं, फिर आपको बोला जाता है कि समानार्थी वर्ड लिखो, यानी इसके समान और जो वर्ड आते हैं यानी पर्यायवाची, जो इनके पर्यायवाची लिखो। तो आप फिर लिखते हो गो, धेनु, रोहिणी, इस तरह से आप इनके पर्यायवाची लिखते हैं, है ना। तो एक वर्ड के बहुत सारे सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, उनको कहते हैं हम समानार्थी या पर्यायवाची। ये आप करते रहते हो हिंदी में, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ वाला है वो है आपका विपरीतार्थक शब्द। इसमें भी क्या एक्सप्लेन करूँ, विपरीतार्थक शब्द बहुत ईजी है। फोर्थ वाला यहाँ देखिए बिलोंग शब्द, बिलोंग यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला, यानी बिल्कुल उल्टा, रात का दिन, गरीब का अमीर, ऊंचा का नीचा। अब इसमें भी क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना। बिलोंग शब्द समझते हो आप अच्छे से, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला। फिर है एक आपका नेक्स्ट जो है वो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये थोड़ा समझ लो, देखिए समझ लो एक लाइन में, देखिए श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ये मेरे बात समझ लो, श्रुति सम, श्रुति समभिन्नार्थक। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस शब्द को पढ़ो। मैंने आपको बोला ना जब भी आप पढ़ो ना पहले शब्द को ध्यान से देखो। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, सुनने में समान, भिन्न अर्थ, सुनने में तो समान लगेगा लेकिन अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी सुनने में एक समान लगेगा हमको वो वर्ड, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उन शब्दों को बोलते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब देखिए मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे एक होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो इनमें डिफरेंस ही नहीं समझते, मतलब जो बोलते हैं सब बोलते हैं ग्रह ग्रह, है ना। तो हमको लगता है यार सुनने में एक समान लग रहा है, इनके अर्थ क्या भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन बिल्कुल भिन्न है। जब हम लिखते हैं तो देखिए ये ग्रह अलग है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ठीक है। ग्रह और ग्रह ये दो अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये देखिए इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, यानी कि हमारे जो आकाश में जो हमारे नक्षत्र होते हैं इनको बोलते हैं ग्रह। और ये जो ग्रह होता है ये इसका मतलब होता है हमारा ग्रह, यानी सुनने में तो एक समान लग रहा है, अर्थ क्या है, बिल्कुल ही विपरीत है। विपरीत मतलब बिल्कुल ही अलग अलग है ना। नक्षत्र यानी पृथ्वी, सूर्य, चांद, इनका मतलब, इसका मतलब होता है ग्रह। ये ऐसा ग्रह होता है। कभी भी आपको कभी भी हिंदी में पूछे ना कि ये वाला ग्रह और ग्रह में क्या डिफरेंस है, ये ग्रह होता है इसका मतलब नक्षत्र होते हैं, सूर्य, चांद वगैरह वगैरह, और ये गृह होता है इसका मतलब होता है हमारा घर, होम, ओके। तो ये है आपके श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक समान लेकिन अर्थ अलग अलग। और आपको लास्ट जो आज का है वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और मैं यहाँ से थोड़ा हटा देती हूँ ताकि आपको आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा है आपका लास्ट वाला जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिफ्थ वाला सर लास्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत इजी है, मैं एक ही वर्ड में लिखूंगी, इसको बोलते हैं वन वर्ड। अब इजी हो गया आपके लिए, जो आप इंग्लिश में भी करते हो हिंदी में भी करते हो, वन वर्ड। यानी बहुत बड़ा सेंटेंस रहेगा लेकिन उसका वर्ड क्या होगा, मतलब क्या होगा, एक छोटा सा वर्ड। जैसे जिसका भाग्य बहुत ही अच्छा हो, भाग्यशाली, है ना। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, आपका
करते हो ना वन वर्ड, अब आपके लिए बड़ी बात नहीं, 8th क्लास में पढ़ते हो, करते आए हो वन वर्ड, तो बहुत टाइम से आप करते आ रहे हो, हिंदी में भी वन वर्ड बहुत टाइम से करते आ रहे हो, एक शब्द, तो ज़्यादा समझाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली, जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य, है ना, जो कभी न मरे, अमर, है ना। इस तरह से बहुत सारे वन वर्ड्स होते हैं हमारे हिंदी में, तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको ये समझा दिया मैंने कि अनेक शब्दों के लिए, मतलब बहुत सारे शब्दों का एक पूरा वाक्य होगा और उसके लिए एक शब्द लिखना है आपको, उसको बोलते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर क्या आता है, अर्थ के आधार पर। तो इस तरह से बेटा आपके अर्थ के आधार पर जो है ना, वो आपकी 6 जो है वो टाइप्स हो गए हैं, मैंने जो एक्सप्लेन कर लिए हैं आपको। सबसे पहला वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो एकार्थी, यानी एक अर्थ जिसका होता है। दूसरा अनेकार्थी, जिसके एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपको समानार्थी या पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन बहुत सारे उसके अर्थ जो है निकलते हैं। फिर मैंने विलोम शब्द भी करवाया था, और लास्ट में जो है मैंने आपको करवाया है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 6 के 6 जो है वर्ड्स है ना, जो आपकी डेली रूटीन में आपकी हिंदी में करने में आते हैं, वो होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब खिचड़ी पक जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो है वो करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप एक बार वीडियो को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लें, और वो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।